बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। दूसरा टेस्ट मैच स्टार्ट हो गया। आज दूसरा रोज़ है। पहले रोज़ बारिश के बाइस कम ओवर्स पर मुश्तमिल रहा था, लेकिन दूसरे रोज़ पाकिस्तानी बॉलर्स ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया और जहाँ पर 318 रन ऑस्ट्रेलिया टीम को जो है अपनी बॉलिंग के ज़रिए काबू करने में नाकाम नजर आया। अमूमन यही कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन ऐसी है कि ऑस्ट्रेलिया को 2 दफ़ा ऑस्ट्रेलिया के सरजमीन पे आउट करने से कासिर नजर आती है, लेकिन पाकिस्तानी तेज बॉलर्स ने पहले इनिंग के अंदर हमने देखा कि दूसरे टेस्ट के अंदर 318 रन पे जो आउट किया तो उसमें बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा जिसने पहले टेस्ट मैच में आमिर जमाल ने किया था, वही दूसरे टेस्ट मैच के अंदर आमिर जमाल ने 3 विकेटें हासिल की, फिर हसन अली ने 2 विकेटें हासिल की। शहनशाह आफरीदी के हवाले से यही कहा जा रहा था कि वो लंबे स्पेल तो नहीं कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग के रील की हड्डी करार दिए जाते हैं। उन्होंने भी आज के मैच में 2 विकेटें हासिल की हैं। तो पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग ने तो इस पहले दूसरे टेस्ट मैच की पहले इनिंग में जो है ऑस्ट्रेलियन बैटिंग को काबू करने में कामयाब हो गए, लेकिन जब पाकिस्तान की बैटिंग की बारी आई तो पाकिस्तान के बैटर्स एक दफा फिर नाकाम दिखाए। और जहां पर हम बात कर रहे थे इमामुल हक के हवाले से कि दोनों टेस्ट इनिंग में पहले इनिंग में उन्होंने रन तो ना बनाए, लेकिन वहां पर स्लो बॉल खेलते दिखाई दे। तो और यही कुछ इमामुल हक के साथ भी हुआ। आज फिर लंबी बारी खेलने में नाकाम नजर आए। दूसरी तरफ अब्दुल्ला शफीक ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया और उन्होंने आज के मैच में 52 रन स्कोर किया। उसके साथ साथ भरपूर तौर पर एक दफ़ा फिर उम्मीद थी कि साबका कप्तान बाबर आजम लंबा स्कोर करते, लेकिन वो भी नाकाम नजर आया आज के मैच के अंदर। रिजवान बैटिंग कर रहे हैं 29 रन पर और उनका भरपूर तौर पर साथ दे रहे हैं नाइट वाटरमैन के तौर पर आमिर जमाल जो 2 रन पर क्रीज पर मौजूद हैं। 194 रन पाकिस्तान ने स्कोर कर लिए हैं दूसरे दिन के अख्ताम पर और पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। गो के पाकिस्तान को टारगेट अब थोड़ा सा कम है, चेस करना है जो 318 ऑस्ट्रेलिया ने किया है। उम्मीद है कि पाकिस्तानी बैटर्स इस टारगेट तक पहुंचने में पहली इनिंग में कामयाब हो जाएंगे। इस सारे सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे हम अपने शो के अंदर। हमारे साथ मेहमान भी हमारे साथ शो पे मौजूद होंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट रियाजुद्दीन साहब जिन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया हुआ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। रियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया विनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। आज दूसरा दिन था खेल का और मेलबर्न के विकेट पर पाकिस्तानी बॉलर्स ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया है और 318 रन पर तो आउट कर लिया है, लेकिन वही कुछ हुआ जो पाकिस्तानी बैटर्स है माजी में करते चले आए हैं। खिज़र असद पत्ते की तरह हमने देखा कि पाकिस्तानी बैटिंग लाइन एक दफा फिर नाकाम नजर आई। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखिए, मतलब ये बड़ी बात खुशाइंद है कि हमारे टेस्ट में हमारे बॉलर्स ने भी मुस्तकन बेहतर परफॉर्मेंस की और जहाँ तक बैटिंग की बात है तो अब्दुल्ला शफीक नो डाउट उन्होंने 62 रन बनाए। फिर उसके बाद जो है शान मसूद जो कप्तान है उन्होंने कप्तानी का हक अदा किया। तो मैं ये समझता हूँ कि दूसरे टेस्ट में मुस्तकन बेहतर हमारी टीम में परफॉर्मेंस भी है, लेकिन अगर हम दूसरी जानिब देखें कि 1999 से लेके अब तक हम 15 मतलब ये कि जो मैचेस खेल चुके हैं उसमें हमें कामयाबी नहीं हुई है, तो इसको भी हमें देखना चाहिए। और साथ साथ जो दूसरे टेस्ट में हमने ऐसी परफॉर्मेंस पेश की है तो यकीनन ये अच्छी बात है। जो आपने चित्रों में बात की कि शाहिन शाह को क्रिकेट बताते के कहा जा रहा था कि वो उनके मसाइल है फिटनेस के, लेकिन वो एक समझता है कि प्लस उन्होंने बॉलिंग की है और विकेट ली है, तो वो जो है उन्होंने इस चीज को गलत साबित कर दिया। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारे बॉलर्स को गए किसी तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा करना होगा, जो कि अभी देखो अपनी 94 बनाए हमारे 6 खिलाड़ियों तो काम जब तक क्रिकेट में है तो हम कह सकते हैं कि उनको थोड़ी सी बॉलर तक की जाती है, हम इसी हद तक के करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आउट हुए और हमारे दूसरे बैट्समैन बाबर आजम 775 आउट हुए, इस बात सबसे ज्यादा तो है कि बाबर आजम जैसा बैट्समैन एक जमाने में तो आज से कुछ माह पहले ही कहा जा सकता था कि उन पर कप्तानी का दबाव है और इस वजह से वो बेहतर परफॉर्मेंस पेश नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं आप समझता हूँ कि थोड़ा सा कप्तानी से हटने के बाद उनसे साइकोलॉजिकल इफेक्ट आया नफसियाती
दबाव उन्होंने कबूल कर लिया। चले नफसियाती दबाव शायद कबूल करते दिखाई दे रहे हैं। एक साबका कप्तान बाबर आजम है हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे रहिएगा। रियाजुद्दीन साहब है, अब हमें स्टूडियो पे ज्वाइन कर लिया है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट जाफर हुसैन साहब ने, और उसके साथ साथ कराटे में अपना नाम पैदा करने के लिए, पाकिस्तान में नाम पैदा करने के लिए, अपने ताइक्वांडो के लिहाज से जो है भरपूर तौर पर परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही हैं। तैयबा मेमन साहिबा हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, वो ताइक्वांडो की प्लेयर भी हैं और बाकायदा तौर पर अभी सीख भी रही हैं, तो उनसे भी ताइक्वांडो के हवाले से भी बात करेंगे और कराटे के हवाले से भी बात करेंगे उनसे। लेकिन सबसे पहले जाफर साहब की तरफ चलते हैं, जिस तरह रियाज साहब से बात हो रही थी। जाफर साहब, शाहिनशाह अफरीदी 2 विकेटें लेते हैं लेकिन लंबा स्पेल करने से कासिर रहते हैं। साबका कप्तान बाबर आजम मुसलसल रन कर रहे होते हैं, नंबर 1 पोजीशन पर आईसीसी रैंकिंग पर मौजूद हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये सीरीज 3 इनिंग खेल चुके हैं बाबर आजम, लेकिन लंबी बारी खेलने में नाकाम नजर आए। देखिए, एक ड्रॉना ख्वाब होके रह गया है बाबर आजम के लिए, ख़ास तौर पे ये पूरा साल। उनकी कप्तानी भी गई है, उनकी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं रही। आया कि जो कप्तानी का चेंज होना, और उसके बाद अगर आज के मैच की बात कर लें आप, जिस तरीके से पाकिस्तान जो है ना मेलबर्न में खेल रहा है, तो मेरे ख्याल में एक पाकिस्तान की पोजीशन एक अच्छी है। उसका रीज़न ये है कि जो पहला टेस्ट हुआ था उसके मुकाबले में इस मरतबा जो कहते हैं ना कि पलट कर झपटना, तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तानी शाहीन जो है ना बहुत अच्छे तरीके से पलटे हैं और झपटे हैं। तो मेरे ख्याल में बॉलिंग जो है ना पाकिस्तान के बहुत आउट क्लास रही है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी भी 124 रन का खसारा है। पाकिस्तान के जो बैटिंग है वो खिजा के पत्तों की तरह बिखर गई है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो है ना कप्तान ने 50 मारी और आपके जो अब्दुल्ला ने जो है ना वो 50 मार के 64 रन बनाए। तो मेरे ख्याल में इन दोनों की बैटिंग के अलावा जो बाकी दीगर हैं बैट्समैन, उनकी कोई खासी कारकर्दगी अच्छी नहीं रही। लेकिन विकेट कीपर की अगर हम बात करें, रिजवान की बात करें, अभी अच्छा स्टैंड दिया हुआ है। लेकिन मैं फिर वही एक बात करूँगा कि आप क्यों 7वें नंबर पे आगा सलमान को खिला रहे हैं? आप सलमान को अगर ऊपर ले जाएं, आपने विकेट कीपर के बाद ही उसको खिलाना है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप ये देखिए कि किस तरीके से आपने परफॉर्मेंस लेनी है ऐसे प्लेयर्स की जो कि आपका की रोल अदा कर चुका है, आपके तमाम टेस्ट मैचेस में, आपके वनडे मैचेस में अच्छी कारकर्दगी दिखा चुका है। आया तो आप आगा सलमान से अगर आप ऑलराउंडर परफॉर्मेंस ले रहे हैं तो उससे बैटिंग भी उसी तरीके से लें जिस तरीके के वो हकदार हैं और करते भी हैं। तो मेरे ख्याल में शान मसूद के लिए बड़ा इम्तहान है किस तरीके से अपनी बैटिंग लाइन को लेके चलना है, किस तरीके से आपने बॉलिंग लाइन को यूटिलाइज करना है अगेंस्ट टीम के खिलाफ। चलें, आप कह रहे थे आगा सलमान का जिक्र किया आपने, तो आगा सलमान नो डाउट बड़े ज़बरदस्त उभर कर सामने आए हैं, जिस तरह उनकी बैटिंग रही है, फिर बॉलिंग में भी अच्छा कारकर्दगी का मुजाहरा करते दिखाई दे रहे हैं आगा सलमान। लेकिन इस मैच से कबल जो है शान मसूद का कहना था कि हम आगा सलमान को रेगुलर स्पिनर्स के तौर पर जो है टीम में शामिल कर रहे हैं। अगर हम देख लो माजी में भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे हैं आगा सलमान, कभी 5 विकेटें हासिल नहीं की। एक रेगुलर स्पिनर का नाम देना उनको आप समझते हैं गलत नहीं है? जबकि साजिद खान बैठे हुए थे, जब टीम अनाउंस हुई 12 रुकनी, तो उसमें साजिद खान टीम के साथ मुंसलिक थे। लेकिन अमूमन ऐसा देखा जा रहा है कि पाकिस्तानी काफ़ी अरसे के बाद फास्ट बॉलिंग अटैक पर जो है ऑस्ट्रेलिया को काबू करने की कोशिश कर रही है। माजी में वक्कार, वसीम, आकिब, मुश्ताक की जोड़ी हुआ करती थी, मोहम्मद अकरम हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि एक काफ़ी तवील अरसे के बाद मैं कह सकता हूं कि फास्ट बॉलिंग अटैक से झपटने की तैयारी की हुई है, और दूसरे टेस्ट में यही कुछ नजर आ रहा है। देखिए, 2 सवालात हैं आपके इसमें। अगर मैं पहले सवाल के जवाब दूं कि शान मसूद की जो कप्तानी है, वह अपनी कप्तानी के साथ जो है ना वो अल्फाज और अपने इरादों के भी पक्के दिखाई नहीं दे रहे। उसका रीज़न ये है, आपने अभी बात की सलमान अली आगा, जिसको हम 4 साल से हर कप्तान, हर कोच, हर मैनेजर यही कहता रहा है कि बैटिंग ऑलराउंडर है। नो डाउट ऑलराउंडर है, लेकिन वो एक बैटिंग ऑलराउंडर। आप पहले उसकी बैटिंग को चेक करें, उसके बाद बॉलिंग, और जिस तरीके से आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं वो भी उसी तरीके से कर रहे हैं। दूसरी बात ये, सरफराज के हवाले से भी शान मसूद का यही कहना था कि ये हमारे सीनियर बैटर हैं, ये हमारे बहुत सीनियर हैं और ये हमारे की रोल अदा करते हैं टेस्ट में। एकदम से एक टेस्ट के बाद आप बिल्कुल ही पलटकर आप जो है ना चेंज कर दिया अपने स्टेटमेंट। तो मेरे ख्याल में उनको भी अपने अल्फाजों पे, अपने स्टेट पे जो है ना स्टेटमेंट। चलें, इसी पे मजीद आते हैं। स्टेटमेंट की बात कर रहे थे आप शान मसूद की, सरफराज के हवाले से, तो दीगर प्लेयर्स के लिए क्या राय होगी कप्तान शान मसूद की? शाहिनशाह अफरीदी को तजिया निगार कह रहे हैं, साबका क्रिकेटर कह रहे हैं कि उन्हें आराम का मौका फराम किया जाए, लेकिन उनके लिए शायद उनकी पॉलिसी अलग नजर आ रही है। दीगर खिलाड़ियों के हवाले से, इमामुल हक के हवाले से उनकी पॉलिसियां अलग नजर आ रही हैं, अब्दुल्ला शफीक के लिए पॉलिसी अलग नजर आ रही है,
सऊद शकील के एक सवालिया निशान शायद बनता जा रहा है कि बाउंसी विकेटों में वो शायद वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे हैं, तो शान मसूद किस किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं या उन्हें स्टेटमेंट दिलवाया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दिलवाया जा रहा है। कप्तान का अपना एक रोल होता है यार, कौमी टीम का कप्तान है, पूरे पाकिस्तान का कप्तान है, क्रिकेट का जो सबसे ज्यादा देखी जाती है, तो मेरे ख्याल में उनको अपना रोल अदा करना चाहिए एज अ बैट्समैन। पहले अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, उसके अलावा फिर आप दूसरों पे बात करें, लेकिन अभी कप्तान को मौका भी तो देना चाहिए ना। अभी उनको जुमा 8 दिन तो हुए हैं, अभी थोड़ा सा मौका चाहिए उनको, आगे जाके वो देखें क्या करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है कि बाबर आजम का बल्ला नहीं चल रहा। अगर बाबर आजम का बल्ला चलेगा तो ये टेस्ट मैच यकीनन पाकिस्तान जीत सकता है, ड्रॉ तो दूर के बाद जीत भी सकता है अगर बल्ला चल गया बाबर आजम का। देखें बड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि आपके काफी आपके मैन बैट्समैन है, आपकी जो पूरी बैटिंग लाइन दारोमदार है आपका वो बाबर आजम पे, और बाबर आजम जो है ना बिल्कुल ही साइलेंट चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उनको थोड़ा सा जो है ना तवज्जो देने की जरूरत है, वो उनके कॉन्फिडेंस को लाना है और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस आ गया ना बाबर आजम की बात है। बाबर आजम को हमारे साथ तैयबा मेमन साहिबा भी मौजूद है, जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा था कि बड़ा जबरदस्त ताइक्वांडो की प्लेयर निकल कर सामने आई हैं और मुस्तकबिल भी इनका बड़ा ताबनाक नजर आ रहा है। तैयबा बड़ा जबरदस्त है, आपने गेम चॉइस किया है ताइक्वांडो का, कौन कौन से गेम खेलती हैं आप ताइक्वांडो के अलावा? बेसिकली मुझे बचपन से बहुत शौक था क्रिकेट का। मैंने अपने कॉलेज में बास्केटबॉल चैम्पियनशिप में भी पार्टिसिपेट किया था और माशाल्लाह से मैं सक्सीड रही थी। इसके अलावा जो है रैकेट, टेबल टेनिस, हर स्पोर्ट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन टाइक्वांडो बेसिकली मैंने इसलिए चूज़ किया बिकॉज जब मुझे हमारे एक मेमन है, मोइन डेडी सर हैं, जो कि टाइक्वांडो की हमें क्लासेस देते हैं, तो उन्होंने कहा कि बेशक आप जो है अगर टाइक्वांडो खेलती हैं तो आप ना सिर्फ कामयाब होंगी, मेमन कम्युनिटी का नाम भी रोशन करेंगी, और वो काफ़ी बेस्ट प्लेयर हैं। और जो हमारे साथ जो मेरी फ्रेंड्स हैं, साइरश है, खतीजा है, वो नेशनल प्लेयर्स हैं, तो उनको देखकर मुझे और मोटिवेशन मिली कि जब मेरी फ्रेंड्स कर सकती हैं, जब उनको मुझ में वो चीज़ नज़र आती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो मैंने बेसिकली इसीलिए चूज़ किया और मैंने बाकायदा ट्रेनिंग क्लासेस का आगाज़ भी किया कि मैं ये ट्रेनिंग्स लूँगी क्योंकि मुझे भी अपना नाम बनाना है, ना सिर्फ मेमन कम्युनिटी के लिए बल्कि नेशनल चैम्पियनशिप के तौर पर भी मुझे अपनी एक पहचान बनानी है। ऐसी इसकी वजह ये तो नहीं है कि क्योंकि खवातीन में थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस का जो है ना वो कमी होती है, उसको भी पूरा करने के लिए आप लोगों ने कराटे को चुना हो? बहुत ज़रूरी है, सेल्फ डिफेंस की कमी होती है और बेसिकली हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल एक सोच है ना कि लड़कियाँ नहीं कर सकती हैं, तो उनको माशाल्लाह से करके दिखाया। मेरी फ्रेंड्स जो माशाल्लाह से नेशनल चैंपियन है, साइरश भी है, खतीजा भी है, बाकायदा उनको इस चीज़ में ट्रेन किया गया और वो गोल्ड मेडल भी लेकर आई हैं। तो जो हमारे सेंसी नसीम कुरैशी साहब हैं, वो गाहे हमें इस चीज़ के लिए मज़ीद मोटिवेट करते हैं कि बेटा आप लोग हर चीज़ में आगे बढ़ सकती हैं, लड़कियां किसी भी तौर पर जो है वो लड़कों से कम नहीं है। अच्छा तैयबा, इसमें बहुत सी चीज़ें ताइक्वांडो में होती है, अगर हम देखें तो काटा कहते हैं शायद उसको, करते हैं, हाँ, मुख्तलिफ तर्ज की, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं ये तो जरा हमें बताएं। बेसिकली जो हमने सीखा दैट इज, हमें जो हमारे सेंसी हामिद बख्तियार सर है, अगर आप उनको एक दफ़ा देख लेंगे ना तो आप कहेंगे कि भाई दोबारा हमें इनसे ट्रेनिंग नहीं करनी है। इतनी हार्ड ट्रेनिंग मुझे उन्होंने करवाई थी बॉयज़ के साथ। तो बेसिकली रनिंग इसमें बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद मुझे डाचीज करवाए थे, फिर कीबा डाचिंग भी करवाई थी। ये भी नाज़रीन को जरा बताएं ना, ये चीजें क्या होती हैं, क्या अच्छा, करके दिखाइए जरा। बिल्कुल भी नहीं, अभी मैं इस ट्रेनिंग के मूड में नहीं हूँ शो करने के। जब हमें डाची सिखाई थी बाकायदा, जब मुझे मेरी फ्रेंड सारश ने इसकी ट्रेनिंग दी थी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा था कि वो चौक से बाकायदा मुझे एक जगह से दूसरी जगह पर, यानी कि आपको एक कदम से दूसरे कदम तक बिल्कुल कमर को बिना झुकाए बिना हिले इस तरह से आपको चलना है और वहां तक जाना है। मैंने फर्स्ट डे तो वो कर लिया, कहती है तैयबा हमने तो ये जो है ना वो 100-200 बार की है। मैंने कहा तो 10 बार करके ही थक गई हूँ। मैंने बाकायदा वो अपना टारगेट अचीव किया, पूरा किया। तो बेसिकली आपको ये चीजें सिखाई जाती हैं। 2-3 दिन या एक हफ्ता तो आपको इतनी तकलीफ रहती है अगर आप ये चीजें चूज करते हैं। अच्छा, कीबा डाजिंग के अलावा सर हमें जो है काते भी करवाते हैं, काते क्लासेस भी हमारी होती हैं। फर्स्ट स्टेप यही है शायद? फर्स्ट स्टेप बिल्कुल, पहले आपको चुकुज़ुकी कुमेते और फिर इसके बाद, अच्छा इसमें ये होता है बहुत ही एहतरामन हम जो सलाम करते हैं ना आते ही, लेकिन हम कराटे में चाहे हम किसी प्रोग्राम में जाएं, चाहे हमारा कोई कराटे से रिलेटेड प्रोग्राम हो, बाकायदा अगर आप एक उस्ताद के पास जाते तो आपको ओस करना पड़ता है, यानी कि सलाम इस तरह से किया जाता है। कौन सी लैंग्वेज है?
बाकायदा ये जापानीज लैंग्वेज है, ये कोई चाइना वाइना नहीं, ये जो है हमारी जो सर जिस तरह से हमें कराटे क्लासेस देते हैं वो बाकायदा एक जापानीज वे के हिसाब से हमें मिलती है कराटे क्लासेस। और मोइन डेडी जो कि कुतियाना जमात के जो एक मेंबर हैं, उन्होंने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि ख़वातीन भी जो हैं, लड़कियां भी जो है इस तरह से अपने आप को आगे बढ़ा सकती हैं। और बाकायदा उन्होंने जिस तरह की ट्रेनिंग दी है, सायरश और खतीजा की मिसाल हमारे सामने है। और बिल्कुल, तरह इस से पे मेरे मजीद भी मिसाल आपसे बनना मुझे चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये बचपन से एथलीट हैं, इस वजह से इनको कोई परेशानी नहीं हुई। बिल्कुल। इन्होंने पहला स्टेप जो रखा और काते के जो मुख्तलिफ अंदाज इन्होंने दिखाए, मेरे ख्याल में कोच वैसे ही हैरान हो गए होंगे कि फर्स्ट टाइम आने वाली बच्ची जो इतना अच्छा असल में कर रही है। स्पोर्ट्स से जो रिलेटिव होते हैं उनके लिए शायद आसानी हो जाए। बहुत आसानी होती है अगर आप वर्कआउट करते हैं, अगर आप जो है स्पोर्ट्स में बचपन से पार्टिसिपेट करते हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपके लिए कोई मुश्किल होता है। चलें, इस पे मजीद भी बात करेंगे आपके ताइक्वांडो के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ, जिस तरह मैंने कहा था कि रियाज साहब मौजूद है, तो मजीद उनसे भी बात कर लेते हैं। रियाज साहब मैच पे वापस आते हैं और जिस किस्म की कारकर्दगी जाफर साहब यहाँ बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में मजबूत पोजीशन में नजर आ रहा है। आपको कैसा लगता है? भाई जाफर साहब के मुंह में घी शगर, अल्लाह ताला इनकी जुबान मुबारक करे। और माशाल्लाह जाफर भाई का जो तजुर्बा है, तो लगता है कि उसका रिफ्लेक्शन जो है हमारे खिलाड़ी जो है उस बात को सुन गई और वो बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें। लेकिन ये मरहला शहजादा बहुत कठिन होगा, इसलिए कि जो हमारी तारीख है और जिस तरह की वहाँ कंडीशंस हैं, वो सारी कंडीशंस जो हैं वो हमारे खिलाफ जा रही हैं। तो इसमें मतलब ये कि या उसकी तारीफ जो है वो गवाह है, जिस तरह से पहले हमारी परफॉर्मेंस रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे खिलाड़ियों को बड़ा मतलब दिल गुर्दे से अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होगी। और जो मिसाल कायम की है पैट कमिंस ने या इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने, न्यूजीलैंड जिस तरह से वो फास्ट खेलते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उसी अप्रोच को लेके चलना होगा। और आप ये समझें कि जब तक प्रोफेशनल अप्रोच नजर नहीं आएगी और जिस तरह से हमारे खिलाड़ी खेलेंगे नहीं अटैकिंग करके, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन हमें जो है अब जब हम इस वक्त इतनी अच्छी पोजीशन पे कमोबेश आ गए, तो इसको कंटिन्यू करना चाहिए। और रिजवान जो है उन पे ही अब आप रिलाई कर सकते हैं कि अगर वो तो रन बना लें, तो मैं समझता हूँ कि शायद हम थोड़ा सा करीब पहुंच सकें। लेकिन शहजादा, मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहूंगा कि हमारी टीम में थोड़ी सी हारमोनी की कमी नजर आ रही है। खुदा करे कि मेरी ये बात गलत हो, लेकिन इससे पहले हमने देखा था जितने भी विकेट कीपर्स होते थे और बैट्समैन भी होते थे, तो वो एक दूसरे के लिए थोड़ी सी गुंजाइश रखा करते थे, एक दूसरे को एकोमोडेट और फैसिलिटेट किया करते थे। ऐसे मौके थे, मैं ये समझता हूँ कि रिजवान को ये चाहिए था कि सरफराज की रिस्पेक्ट करते, और अगर उनसे ही कहा जा रहा था कि उनको दूसरे टेस्ट में खिलाएंगे, तो उन्हें ऑफर करनी चाहिए थी सरफराज के लिए कि नहीं। ऐसा माजी में होता नहीं रहा, तो अब कैसे हो सकता था? रियाज भाई इतने मुखलिस हम लोग हैं नहीं असल में। राशिद लतीफ के जमाने में ऐसा हुआ था, मोइन खान और राशिद लतीफ जब खेलते थे, दोनों एक दूसरे का एहतराम करते थे, दोनों एक दूसरे को चांस देने की बात किया करते थे। तो ऐसी मतलब एग्जाम्पल जो है मौजूद है। और मैं ये समझता हूँ कि सरफराज के इसलिए भी मतलब उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी कि वो 2 आईसीसी के वर्ल्ड कप, एक जूनियर और एक जो है सीनियर 2017 की। रियाज भाई देखें, बात यह है कि जो रिस्पेक्ट है वो तो अपनी जगह कायम रहती है, वो कभी खत्म नहीं होती, लेकिन खेल के मैदान में तो परफॉर्मेंस देखी जाती है ना। देखिए हम जाफर, आप तो बिल्कुल सही बात करें, लेकिन होना ये चाहिए कि जो आपका सीनियर खिलाड़ी है, लेकिन अब बात खिलाड़ी ऐसे होते हैं, हमारे यहाँ दोहरा म्यार है, 7 इनिंग्स में वो रन नहीं करते हैं, लेकिन वो जो है वो कंटिन्यू रहते हैं। और कोई एक खिलाड़ी मतलब एक इनिंग्स में भी अगर थोड़ा सा झोल खा जाता है, तो वो जवाब बना के उसको बाहर कर देते हैं। अब इमामुल हक ने जो 60 मतलब 201 गेंदों पे 60 रन बनाए थे, तो क्या वो मैच बचाने के लिए खेल रहे थे? ऐसे प्लेयर को तो वहां पे खिलाना भी नहीं चाहिए, उसकी जगह साइम अयूब को जगह देनी चाहिए थी। जब आप साइम अयूब को लेके गए, उसकी इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी, तो आप उसको क्या सैर कराने के लिए लेके गए? आपको उसको आजमाना चाहिए। सीरीज तो आपने वैसे भी नहीं जीतनी है, और खुदा करे जीत जाए हमारे। लेकिन रियाज साहब, आज की खास बात है, रिजवान की भी बैटिंग है जिसने 29 रन स्कोर किए हुए हैं और विकेट पर मौजूद है, और साथ साथ है आज किस्मत की देवी भी उन पर मेहरबान नजर आती है। और हमने देखा कि हवा से बेल्स गिर गई थी, मिचेल स्टॉक ने अपील जरूर की थी उस पर, लेकिन बाज़ाहिर कैमरे ने सारी चीज़ें दिखाई कि हवा से वो बेल्स गिरी थी। तो किस्मत की देवी रिजवान पर बरसती नजर आ रही है, और उम्मीद करते हैं कि रिजवान लंबी बारी खेलने में कामयाब रहे। ये बात तो सही है। देखें रिजवान, मैं ये बात नहीं कह रहा, रिजवान एक एज ए पर्सन भी इज वेरी नाइस मैन, वैसे विकेट कीपर, बैटर, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, हमारी दुआएं उनके साथ हैं, आइंदा भी दें। मैं तो एक मतलब दूसरी एक बात कर रहा हूँ
कि हमारी इखलाकियात इतनी ऊंची होनी चाहिए हमारे खिलाड़ियों की कि एक दूसरे को मौका दें, रिस्पेक्ट करें, यही मतलब चीज होती है। बाकी तो शिकस्त और पता तो चलती रहती है, लेकिन इससे टीम के अंदर एक हारमोनी का अंसर नजर आता है कि अगर आप एक लफ्ज कह देते, चाहे हो सकता है कि जो आपकी वहां पे बेंच ऑफिशियल्स हैं वो रिजवान को ही खिलाने के लिए कहते, लेकिन दुनिया में एक चीज तो नजर आती है कि आपने जो है रिस्पेक्ट किया और आपने कहा कि यार नहीं, आप सरफराज को मौका दें। रियाज साहब मेरे ख्याल में कहा होगा, लेकिन मीडिया में नहीं कहा होगा, उन्होंने ड्रेसिंग रूम में तो जरूर कहा होगा, इतने बुरे नहीं है। अगर जाफर भाई जिंदाबाद, अगर आप ये कह रहे हैं तो यकीनन अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अच्छी चीजों को मीडिया पे भी आना चाहिए ताकि वो मतलब दूसरे जो बच्चे हैं हमारे नौजवान वो भी मतलब इससे सीखने की कोशिश करें। सिर्फ खेल नहीं होता, बल्कि इससे हम अपने नौजवानों को तालीम भी दे रहे होते हैं, उनको एजुकेट भी कर रहे होते हैं, और हमारे जो प्लेयर्स हैं ये जो है जाहिर है माशरे में इनकी एक हैसियत है, ये रोल मॉडल है, और अगर ये अच्छी मतलब इखलाकियात का मुजाहरा करेंगे खेल के साथ साथ तो अच्छा होगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि देखें, आप सीरीज तो वैसे भी नहीं जीत रहे, लेकिन कुछ मतलब अच्छी रवायत कायम कर दें तो शायद उसकी वजह से आपकी जो कमियां हैं वो खामियां कम हो जाएं, लोग आपको पूजें और आपको वैसे भी आपको खामियां दूर होनी बिल्कुल खामियां दूर होनी चाहिए। यकीन रियाज साहब इस पे मजीद भी बात करेंगे। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक बॉलर है जिससे काफ़ी अरसे के बाद मौका फराहम किया है, मीर हमजा। जाफर साहब 2 विकेटें लेने में कामयाब रहे, पहली इनिंग में अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया उन्होंने। मेरे ख्याल में तो अच्छी आप समझते हैं कि हसन अली और मीर हमजा 2 ऐसे बॉलर्स थे जो डगआउट पे बैठे हुए थे, उन्हें चांस मिला और दोनों ने विकेटें हासिल की हैं। कुछ प्रेशर कम हुआ शहनशाह आफरीदी का? देखिए प्रेशर तो कम होना चाहिए यकीनन, क्योंकि 3 फास्ट बॉलर आपके खेल रहे हैं आपके साथ। 4 फास्ट बॉलर खेल लेते हैं आमिर जमाल को लेकर। मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि 3 उसके साथ खेल रहे हैं, तो इसका मकसद ये है कि प्रेशर तो कम होगा ना शहनशाह आफरीदी का। अब आप ये चीज़ देख लें कि अगर आप मवाजना कर रहे हैं कि मीर हमजा जो है ना वो शहनशाह आफरीदी जैसी बॉलिंग करे, तो मेरे ख्याल में उस तरह हो नहीं सकता। और मीर हमजा ने नो डाउट अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की है जिसको हम कहेंगे भाई बहुत ही आउट क्लास बॉलिंग हुई है और उसमें जो है ना बहुत अच्छे बैटर्स को आउट किया है। मेरे ख्याल में एंड में जो है ना जो बैटर्स रह गए थे उनको जो है ना वो अच्छी बॉलिंग करने में कामयाब हुए, और पहली विकेट जो उनको मिली है ना मीर हमजा को, वो 20वें ओवर में मिली है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। 20 ओवर तक तो उनको कोई विकेट हासिल नहीं हुई थी। इसी पे मैं आपका आ रहा था, क्योंकि आपने 20 ओवर्स की बात की। पाकिस्तान के अंदर तेज बॉलर लंबे स्पेल करने में अब क्योंकि जितने भी तेज बॉलर आ रहे हैं लंबा स्पेल करने से कासिर नजर आ रहे हैं। मैं इसी पॉइंट पर आ रहा था कि मीर हमजा ने लंबी बॉलिंग की है, लेकिन विकेट हासिल नहीं की। हम विकेट की बात कर रहे हैं, 20 ओवर्स में विकेट हासिल की है। आप हसन अली को देख लें, हसन अली में भी बॉलिंग की है, लेकिन दोनों में फर्क वाज़े तौर पे। आप इन दोनों खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं ना, तो मकसद ये है कि मीर हमजा को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आगे चलना है। और इन विकेटों पे तो देखें, मैं अगर आप फास्ट बॉलिंग में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे ख्याल में जो आपका नया है खिलाड़ी आमिर जमाल, खुर्रम शहजाद, आमिर जमाल की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी। उसने उनके ओपनर्स को भी फंसा के रखा, मिडल ऑर्डर्स को भी फंसा के रखा। इवन ये कि उसने 3 विकेटें हासिल की हैं, लेकिन उसकी बॉलिंग में एक अलग ही रिदम था। और राइट हैंड से जो है ना वो जिस तरीके से वो हवा में स्विंग कर रहे थे, आउट स्विंग कर रहे थे, इन स्विंग मार रहे थे, बाजू का तो इतनी बड़ी वाइड कर दी थी कि वो कीपर के भी हाथ में नहीं आए। सबसे ज्यादा मौसर किरदार है जो है ऑस्ट्रेलिया में जो है आमिर जमाल को मिल रहा है। इस तरह का खून, इस तरह का जज्बा चाहिए जो कि जान मार रहा हूं। और आप ये नहीं है कि आप इसका एक्शन चेंज करवा के इसकी कमर तोड़ दें। तो मकसद ये है कि इसको लॉन्ग टर्म चलाना है तो इसको थोड़ा सा और फर्निश्ड करना पड़ेगा, और ये इस तरह के मेहनती खिलाड़ी जो है वही कामयाब होते हैं। जाफर साहब, हाई परफॉर्मेंस सेंटर पर यासिर अरफात हेड कोच हो गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, और हाई परफॉर्मेंस सेंटर पर क्योंकि आपने कहा कि बॉलिंग एक्शन चेंज करवाने की बात, तो यकीन जो भी खिलाड़ी अनफिट हो रहे हैं दोबारा ये कर आ रहे हैं तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर पर जा रहे हैं। आप समझते हैं कि बहुत से बॉलर्स को माजी में बहुत से बॉलर्स ने उनके एक्शन को चेंज कराया, अब यासिर अरफात हैं, अब यासिर अरफात चेंज करा सकते हैं? क्योंकि अगर हम देखें तो मोहम्मद हसन हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे मौजूद हैं, नसीम शाह हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे मौजूद हैं, एहसानुल्लाह हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे मौजूद हैं, खुर्रम शहजाद अनफिट होकर पाकिस्तान पहुंचे हैं, वो भी ये पे होने के बाद हाई परफॉर्मेंस सेंटर आएंगे। अगर खुर्रम शहजाद की भी एक्शन में तरमीम की गई तो आप ऐसा लगेगा कि शायद जो रिदम के साथ वो बॉल कर रहे थे वो शायद वापस ना आ सके उस तरह। देखिए अभी तो उमर रशीद ही कर रहे हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, और यासिर अरफात नो डाउट बहुत अच्छा इजाफा है, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं। मकसद ये है कि ऑस्ट्रेलिया में उनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है। तो मेरे ख्याल में इजाफा बहुत अच्छा है यासिर अरफात का, और इस चीज़ पे उनके तजर्बात को हासिल करना चाहिए। इंग्लैंड में काफ़ी अरसे से हो रहे हैं, बल्कि शुरू से ही वहीं पे रहे इंग्लैंड में, और वहाँ के क्रिकेट को अच्छी तरह समझते हैं। जिस तरह अजहर महमूद हुआ करते थे हमारे पास, उनका नेमुल बदल कहा जाता था यासिर अरफात को, और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म
परफॉर्म भी किया है पाकिस्तान की जानिब से जब खेला करते थे। तो अब एक इम्तहान है, बाकायदा उन्होंने कोचिंग कोर्स भी हासिल किए हुए हैं, तो एक इम्तहान है कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स के इंजरीज को कैसे रोका जा सकता है। सर इसी इंजरी पे आ जाते हैं। मोहम्मद शमी वो वाहिद पाकिस्तान के फास्ट बॉलर थे जिन्हें कभी इंजरी नहीं हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनसे क्यों नहीं फायदा लेता है उनकी बॉलिंग से? देखिए बात यह है कि यहाँ पे आपको मालूम है कि पर्ची सिस्टम चलता है पाकिस्तान में। जिसकी पर्ची जितनी अच्छी होगी, जितने अच्छे अल्फाज में लिखी हुई होगी, वही आगे बढ़ता है। तो ये सिंपल यानी कि सी बात शमी है। की पर्ची नहीं है? ऑब्वियसली नहीं है। चलें दोबारा तैयबा की तरफ चलते हैं। तैयबा, मुख्तलिफ एकेडमीज कायम हो गई है ताइक्वांडो की, और जिस किस्म का काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान के, और ख़ासकर मैं कराची में जो देखता हूँ जितनी एकेडमीज के हवाले से, आपने भी 2-4 एकेडमीज का भी जिक्र किया अपने इंटरव्यू के दौरान, आप समझती हैं ख़वातीन का रुझान बहुत ज़्यादा है अभी इस तरफ? बिल्कुल ज़्यादा है। ख़वातीन किसी भी शोबे में पीछे नहीं है। स्पेशली अगर आप देखें आजकल ख़वातीन खेल के मैदान में काफ़ी तरक्की करती हुई नज़र आती हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो ताइक्वांडो हो, चाहे वो बास्केटबॉल हो, टेबल टेनिस हो, टेनिस प्लेयर्स हैं माशाल्लाह हमारे यहाँ पे। तो मैं समझती हूँ ख़वातीन हर शोबे की तरह जो है वो खेल के मैदान में भी आगे आ सकते हैं, स्पोर्ट्स के शोबे में भी अपना नाम बना रही हैं और आना भी चाहिए, क्योंकि ख़वातीन पीछे तो नहीं है किसी शोबे में मर्दों लेकिन से। एक चीज जो देखने को मिलती है कि लॉन्ग टर्म नहीं चल पाती हैं। क्या वजह है कि वो एक हद तक तो जाती हैं, लेकिन उनको जो तसलसल जो है ना रहना चाहिए, जो लॉन्ग टर्म चलना चाहिए, उस पर नहीं रहती। इसकी मिसाल हमारी नसीम हमीद हैं, एक चैंपियनशिप खेली, उसमें एक मेडल आया, उसके बाद ही छोड़ दी उन्होंने। इसकी मिसाल कुलसुम हज़ारा हैं, जिन्होंने कराटे में जो है ना बड़ा अच्छा नाम कमाया, एशियन लेवल पे गई, लेकिन उसके बाद फिर वो गायब हो गई। क्या वजह है इसकी? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब पेरेंट्स ट्रेडिशनल होते हैं ना बहुत ज्यादा, तो वो मैक्सिमम जो पेरेंट्स है वो ये कहते हैं कि बस आपका शौक पूरा हो गया, अब आप घर बैठ जाओ, अब आपने जो है वो शादी करनी है, बच्चे संभालने। इस तरह से खवातीन जो है फिर वो आगे नहीं बढ़ पाती। यही चीज की कमी है मेरे ख्याल में, बिल्कुल कोचेस भी नहीं आ रही, वो उनको कम से कम कोच बन के अपने नस्ल को आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। एज अ कोच उनको गाइडेंस प्रोवाइड करनी चाहिए, जो बेसिकली जो प्लेयर्स हैं उनको। लेकिन जो पेरेंट्स हैं मैक्सिमम वो यही करते हैं कि बेटा आपने एक बार अपना शौक पूरा कर लिया, आप जो है खेल के मैदान में आगे बढ़ गए, आपने मेडल जीत लिया, बस आप अपनी शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, अपनी लाइफ देखनी है। वो ये नहीं देखते कि भाई शादी के बिना भी खवातीन जो है वो हर मैदान में तरक्की कर सकती, शादी जरूरी नहीं है। वालिदैन ने कितना रोका आपको? वालिदैन ने आपकी शादी पे तवज्जो नहीं दी? वालिदैन असल में पता है क्या, वो रोकते नहीं है, क्योंकि जो मेरी सिस्टर्स हैं वो मैरिड है, तो जाहिर सी बात है अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ बहुत ज्यादा। तो बस मेरी एक यही शर्त है कि मुझे अपनी लाइफ में हर काम करना है, आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि बेसिकली जब मैं अपने स्पोर्ट्स प्लेयर थी अपने कॉलेज में भी, तो मैं डिफरेंट फील्ड्स में भी पार्टिसिपेट करती थी, चाहे वो मॉडलिंग हो, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे वो टीचिंग हो, जो भी है। तो बस ये भी मेरा एक शौक है कि मुझे इसमें भी अपना नाम पैदा करना है और आगे बढ़ना है। कॉन्फिडेंस, भाई फैमिली का सपोर्ट होना आपके लिए बहुत जरूरी है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों चीजें आपके पास नहीं है तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। फैमिली को आपको जो है वो इस चीज के लिए कन्विंस करना बहुत जरूरी है कि मुझे वो स्किल्स हैं, मैं आपको करके दिखा सकती हूँ। बिल्कुल करके दिखा सकते हैं। अज़म ज़रूर होना चाहिए, और जिस तरह का अज़म है तैयबा का है, यकीन पाकिस्तान के नाम रोशन करती दिखाई देंगी। रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे। रियाज साहब है, बड़ी ज़बरदस्त खबर एक आ गई है बिग बैश के हवाले से। NOC की जो दरख्वास्त है PCB की वो मुस्तरद कर दी गई है। क्या कहेंगे? 3 खिलाड़ी जाने हैं बिग बैश खेलने, उसामा मीर हैं, जमान खान है, हारिस रऊफ हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए शहजादा, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, ये जो खातून है इस वक्त कराटे की, तैयबा मेमन जी तैयबा मेमन, इन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत कम खवातीन है जो मतलब खेल के शोबे में और इतनी अच्छी कॉन्फिडेंस के साथ वो बात भी करती हैं। और जो जाफर भाई ने या आपने किसी ने कहा था ना कि ये कंटिन्यू क्यों नहीं करती, तो यार ये देखें खवातीन के बहुत सारे मसाइल होते हैं जिसकी वजह से वो कंटिन्यू करती है। उनको ये कहते हैं जी ये आपका घर है, फिर वो जब शादी हो जाती है तो कहते हैं वो आपका घर है, लेकिन पता नहीं दोनों घर होते हैं या नहीं होते हैं उनके। तो जाहिर बहुत सारी सर माजरत आपको एक बात कहूंगी, औरत का कोई घर नहीं है। जब हम अपने घर पे होते ना तो बस जो शौक पूरे करने अपने घर पे जाके पूरे करना, और जब हम ससुराल जाते हैं तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारे मैके में तुमने ये नहीं किया, तुम्हारा घर थोड़ी है, हमारा घर है, हमारी मर्जी चलेगी। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अम्मी ये हमारा घर है, हमारी मर्जी चलेगी। कब्र में चली जाती है तो कब्र भी महफूज नहीं है औरत के लिए। जो आप आजकल के वाकयात देखते हैं तो बस औरत का कोई घर नहीं। बड़े राज से पर्दा उठा दिया तैयबा मेमन ने। रियाजुद्दीन साहब, मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। मैं डिनाई करूंगा इस गुफ्तगू से, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा तैयबा की बात। क्यों नहीं? इस बात में
ये आप डिनाई करेंगे, जरूर करनी चाहिए हर एक को। चले दोनों अपने अपने मौक़िफ़ दे दें इस पे, ताकि हमें इस चीज का वाज़ेह हो जाए कि दोनों में से कौन सही है। का हक हर शख्स को है, मैं हर बात किसी की सही राय है, का एहतराम करती हूँ। सही और गलत की बात नहीं होती, लेकिन हर शख्स की अपना राय होती है और उसका एहतराम करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं, हर एक की अपनी अपनी राय होती है। लेकिन मैं ये सिर्फ संजीदा अभी इधर गुफ्तगू है, वो तो लाइटर मूड में बात हो रही थी। खवातीन के बहुत सारे मसाइल होते हैं और उसको मतलब हमें समझने की जरूरत है। और ये बात नहीं है कि खवातीन लिंगर ऑन नहीं करती। मैं ये समझता हूँ, मैं बड़ी मिसालें दे सकता हूँ जो हमारी खवातीन ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है इंटरनेशनली, और उन्होंने अपना लोहा मनवाया। बहरहाल हमारी दुआएं इनके साथ हैं कि ये मुस्तकबिल में जो है अपना, अपने घर वालों का, शहर का और मुल्क का नाम रोशन करें और पाकिस्तान का सबसे वाली परचम बुलंद करें। बात आती है क्रिकेट की। शहजादा, क्या आपने कहा था बिग बैश के हवाले से जो है एनओसी में तौसी की दरख्वास्त की थी बाकायदा तौर पर, और वो मुस्तरद हो गई है। उस हवाले से क्या कहेंगे, जिसमें उसामा मीर जा रहे थे, हारिस रऊफ जा रहे थे और जमान खान? मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहली मरतबा जो है अपनी रिट दिखाने की कोशिश की है। और बिल्कुल देखें, फर्स्ट जो है ना, फर्स्ट पाकिस्तान है और आपकी क्रिकेट टीम है। अगर आप पाकिस्तान के लिए आप कुछ कर सकते हैं तो पहले वो करें, उसके बाद फिर चाहे जो करें। ये जितनी भी लीग्स हैं, ये तो पैसा कमाने का जरिया है। और जब हमारे खिलाड़ियों को ज्यादा लीग की परमिशन मिलती है खेलने की, तो उनकी कंसंट्रेशन जो है वो लूज हो जाती है। अपने मुल्क के लिए जब उनका मौका आता है खेलने का, तो वहां वो अनफिट हो जाते हैं। सारी तवानाई जो है वो लीग्स में लगाते हैं, इसलिए कि वहां से पैसा कमाते हैं। तो मैं ही समझता हूँ कि मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल लीग जो है खिलाड़ियों की बंद कर दी जाए, नहीं, उनको मौका देना चाहिए ताकि उनको अपना भी मतलब परफॉर्मेंस को असेस करने का मौका मिलता रहे कि वो पाकिस्तान के लिए किस तरह से खेलते हैं, और हमें भी नजर आएगा कि वो लीग में किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन उससे ज्यादा मैं समझता हूं कि ये बड़ा अच्छी रवायत कायम की है, लेकिन इसको जारी रहना चाहिए। और उसके साथ साथ जो है खिलाड़ियों को एक दो लीग की परमिशन भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल उनको, इसलिए कि खिलाड़ियों का 2 लीग की परमिशन तो दे दी गई है ना, है 2 लीग की परमिशन तो दे दी गई है। हाँ, नहीं तो अच्छी बात है, ठीक है। 2 लीग शहजादा मैं समझता हूँ कि काफी है। और इसलिए कि अगर आप 2 लीग से ज्यादा जाएंगे ना, तो फिर आप अपनी परफॉर्मेंस पे भी और आपकी जो फिजिकल फिटनेस है उस पे भी आप जो है फोकस नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल फोकस नहीं कर पाएंगे। रियाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। जाफर साहब की तरफ चलते हैं। जाफर साहब, इसी सवाल पर आते हैं बिग बैश पे, क्योंकि अब 2 लीगें खेलनी है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को, और ये जो लीग है इसकी एनओसी के हवाले से अगर हम बात कर लें तो इसकी मुद्दत है कल ख़त्म हो जाएगी, फिर बड़ा असर पड़ेगा इन तीनों क्रिकेटर्स पे, आप समझते हैं? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, आपकी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज शुरू हो रही है 12 तारीख से, तो मेरे ख्याल में 1 हफ्ते का टाइम, तीनों प्लेयर 17 रुकनी स्क्वाड में मौजूद है। एग्जैक्टली तो आपको अपने प्लेयर्स को बचाना है तो ठीक है मेरे ख्याल में, लेकिन ये है कि ये देखना पड़ेगा, प्लेयर्स को भी इस चीज़ को महसूस करना पड़ेगा कि हमारी जो क्रिकेट शुरू हो रही है, जो नेशनल क्रिकेट शुरू हो रही है, टूर्नामेंट शुरू हो रहा है न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो 12 जनवरी से शुरू हो रहा है। और अगर आपको कल एनओसी ख़त्म हो रही है आपकी बिग बैश की, तो आप जितने मैचेस खेल चुके हैं तो मेरे ख्याल में उतना काफ़ी है। ये फ्रेंचाइजीज मैचेस क्यों हो रहे हैं? एक तो अपनी परफॉर्मेंस आप दिखा पा रहे हैं, दूसरी बात यह है कि आपको उस थकन का एहसास नहीं होगा कि जो 10 दिन बाद होनी है। आपको रेस्ट मिल जाएगा, आप एक अच्छे तरीके से जो है ना ताज़ा दम होकर आप दोबारा जो है ना उसमें कमेटी में शामिल हो सकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बिग बैश में बड़े रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं इमाद वसीम, बड़े 50 विकेटें उनके मुकम्मल हो गई, 1000 रन उनके मुकम्मल हो गए। जिस तरीके से ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे रहे हैं बिग बैश में T20 के, मैं समझता हूं कि बड़े अच्छे प्लेयर्स के तौर पे जो है ना वो और उम्दगी से परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। बाकी ये एनओसी जो है मेरे ख्याल में ये तो ख़त्म होनी थी, उसका रीज़न ये है कि 10 दिन पहले ख़त्म होनी ही थी, ख़त्म होनी थी, क्योंकि आपने अमाद वसीम की बात की है जाफ़र हुसैन साहब, और अमाद वसीम ने रिटायरमेंट तो ले लिया है, लेकिन परफॉर्मेंस में उनकी मुसलसल निखार आता जा रहा है। वही बात है ना। देखिए, अब पाकिस्तान के बॉलर्स का सामना होगा यहाँ पे। आप अपने मालूम है PSL खेलनी है आपने, उस पर क्या कारकर्दगी होती है, उस पर क्या आप दिखा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो रिटायरमेंट है ये एक अलग चीज़ है। वो समझते हैं कि मैं अब नेशनल टीम में सेलेक्ट नहीं हो सकता या नहीं खेल पाता, तो मेरे ख्याल में एक ठीक है, एक फैसला उनका अपनी जगह दुरुस्त है। हर इंसान का अपना फैसला होता है, अपनी राय होती है, तो वो दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अब उनकी जगह बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको मौका मिलना चाहिए। अब जितने प्लेयर्स को मौका मिल रहा है मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर है, परफॉर्मेंस दे के कौमी टीम का हिस्सा बने तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छा है। तैयबा की तरफ चलते हैं। तैयबा, क्योंकि ये गेम्स हम देखते हैं कि स्कूल्स की सतह पर भी बहुत ज़्यादा खेला जा रहा है, आप समझते हैं यही वो लेवल है जहाँ से बच्चों को सीखने की ज़रूरत है? क्योंकि कराटे सीखेगा, ताइक्वांडो सीखेगा, क्योंकि उस पर तर्ज पर अलग अलग चीज़ें होती चली जा रही हैं। बिल्कुल, स्कूल्स में आजकल हम देख रहे हैं, मैं खुद एक टीचर रही हूँ और मैंने स्कूल में मैंने देखा है कि एवरी वेडनेसडे बच्चों को ताइक्वांडो की क्लासेस दी जाती हैं।
और माशाल्लाह इतना एक्टिव होते हैं बच्चे, इतना हैप्पी होते हैं जिस तरह से वो ड्रेसअप करके आते हैं और जिस तरह से वो एक्टिवली वो काम कर रहे होते हैं। एवरी मोमेंट, एवरी मूवमेंट वो जिस तरह से दिखा रहे होते हैं कि हमें बहुत टैलेंट है। तो मैं समझती हूँ कि बेसिक जो है वो आपको स्कूल लाइफ से ही बच्चों को इस हवाले से गाइडेंस प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और अगर वो बेसिकली बचपन से ही इन चीज़ों में अपना दिल लगाएंगे, वो एक्टिव रहेंगे फिजिकली भी, तो मेरे ख्याल से वो बड़े होकर तो नेशनल चैंपियन के इंटरनेशनल चैंपियन भी बनेंगे। तो ये बच्चों के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ हर स्कूल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बिल्कुल। क्या कहेंगे जाफर साहब, कुछ कह रहे थे आप? नहीं, इसी मैं तो हवाले सिर्फ से। ये कह रहा था कि बचपन क्या, हम तो खैर 40 साल पुराने हो गए। बचपन में हमारे उस टाइम भी जो है ना वो ताइक्वांडो कराटे हुआ करता था, और ये स्कूल की सौगात है। ये कराटे जो है ना वो तमाम ही स्कूल में खेला जाता है और बच्चे बड़े जोश और खरोश के साथ इसमें मुंसलिक होते हैं। तो एक अच्छा आपके जो है ना बच्चों के फिजिकल एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा चले, फिजिकल एक्टिविटी की बात हुई है तो जाफर हुसैन साहब, आज एक इवेंट हो रहा था मिक टॉक्स जो फुटबॉल के हवाले से, जो बड़ा ज़बरदस्त रहा, 2 दिन तक जारी रहा और 8 स्कूलों की टीमों ने इसमें शिरकत की थी। आज उसका फाइनल मैच था और RCDA ने जो है इसने ये टाइटल जीता है और बड़ा ज़बरदस्त रहा, क्योंकि इस टूर्नामेंट के अंदर जिस किस्म की ज़रूरत थी ना, क्योंकि एक नए तर्ज का खेल था जिसमें 3 लड़कियाँ 3 लड़के और एक ऑप्शन के तौर पर जो है गोलकीपर खेल रहा था, चाहे वो फीमेल कर लें या मेल कर लें, तो एक खेल रहा था। यानी कि एक टीम के अंदर 7 प्लेयर्स खेल लेते और 3 लड़के थे, 3 लड़कियां थी और एक गोलकीपर था। तो दूसरी जानिब भी यही सिलसिला था। एक अच्छा गेम्स नजर आया मुझे मैकटॉक्स के हवाले से। देखिए, पूरी दुनिया में तो मुख्तलिफ जगहों पर खेला जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी बुनियाद नहीं रखी गई है। और अब ये मेरे ख्याल में पहला टूर्नामेंट है पाकिस्तान का जो कि ये ऑर्गेनाइज किया गया है, एक अच्छे तरीके से किया। और इसके देखिए अभी तो ये ज्यादा इतना मकबूल नहीं है पाकिस्तान में, बिल्कुल। आज पहली दफा पाकिस्तान के अंदर इंटर स्कूल की सतह पर जो है ये इवेंट इनेकाद किया गया था। यही अच्छी बात है कि इंटर स्कूल के लेवल पे अगर ये चीज़ आगे बढ़ेगी तो आगे जाके कामयाब होगी। यही मौका होता है कि आप किसी भी खेल को अगर आप उजागर करना चाहते हैं तो उन बच्चों से लेके शुरू करें जिनका शौक इसमें बढ़े। अब यही बच्चे जिन्होंने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया होगा, ये आगे जाके जो है ना अपने मुख्तलिफ कॉलेज स्कूल वगैरह में जो है इसको खेलेंगे तो और ये प्रमोट होता जाएगा। मेरे ख्याल में एक अच्छा इनिशिएटिव देता है। ये बात क्या कहेंगे इसी गेम्स के हवाले से जो मिक्स के तौर पर खेला जा रहा है? नाम मुश्किल है लेकिन मिकटॉक्स। लेकिन मैं यही कहूँगी कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जिस तरह से हर इदारा जो है इस तरह के स्पोर्ट्स का या फिर इस तरह की क्लासेस का इनेकाद कर रहा है, आए दिन तकरीबात मुनक्किद होती रहती हैं, तो मैं समझती बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों को प्रोवाइड करनी बहुत ज़रूरी है। और ना सिर्फ पेरेंट्स से ही कहना चाहूँगी, जून और जुलाई आपके बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं कि आप उन 2 मंथ्स में अपने बच्चों को एक्टिव रखें, पूरा साल आफ्टर ट्यूशन आप अपने बच्चों को एक्टिव रख सकते हैं इस चीज़ के लिए। और मैं समझती हूँ बहुत ज्यादा जरूरी भी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू चल रही है। मैं जी, आजकल पेरेंट्स बच्चे को मोबाइल फोन देके बिठा देते हैं, लेकिन पेरेंट्स आप ये भी अप्रिशिएट करेंगे पेरेंट्स को कि पेरेंट्स ग्राउंड में बच्चों को लेकर आ रहे हैं, बाकायदा स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज में सरगर्म कर रहे हैं। ये भी एक चीज तो अच्छी है, बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को जो है फिजिकल एक्टिविटीज में एक्टिव करें, ना कि आप तंग करें, आप मोबाइल देके बिठा दें, इससे आप नुकसान कर रहे हैं। मोबाइल में क्या चीज आ रही है आपको नहीं पता, आपका बच्चा वो कितनी जो है वो आगे जाके वीकनेस आएगी उसकी आंखों में, आपको अंदाजा भी नहीं है। जब बड़ा होगा तो मोटे मोटे चश्मे कोई लड़की देगा आपके बेटे को, बहुत ख्याल रखें। नहीं, बिल्कुल अच्छी गुफ्तगू की है। मेरे ख्याल में ये जो मोबाइल का जो एक बीमारी लग चुकी है ना हमारी कौम में, हमारे बच्चों में खास तौर पे, और पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि किस तरीके से इनसे छुटकारा हासिल करना है। तो यही अच्छी बात है कि मुख्तलिफ अकेडमीज में और इसके अलावा क्रिकेट अकेडमीज में और फुटबॉल अकेडमीज में इन बच्चों को ला के जो है ना ताइक्वांडो अकेडमी में एग्जैक्टली वो कॉम्बैक्स जिसका आपने नाम लिया अभी खेल का बिग टॉक्स उसमें लाइए, क्योंकि ये ऐसी एक्टिविटी है जो कोशिश होगी कि उनके सेशन के लोगों को भी अपने प्रोग्राम में मदद करो। ताइक्वांडो इतनी जबरदस्त एक्टिविटी है जिसमें आपको सबसे पहले फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दिया जाता है। आपको इतनी दफा भगाया जाता है, दौड़ाया जाता है, जब आप उम्रा करने जाएंगे तो आपको सफा मरवा के चक्कर भी भारी नहीं पड़ेंगे। बड़ी जबरदस्त मिसाल दे दी इन्होंने तैयबा मेमन ने। आपका बहुत शुक्रिया तैयबा मेमन। जाफर हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते सजाज के तहत जो है 6ठा अवार्ड सेरेमनी जो है सिंध गवर्नर हाउस में मुनक्किद हुई है। इसी हवाले से हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया, वो पैकेज देखते जाएं। हाउस में स्पोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ सिंध सजाज के तहत 6ठा सालाना स्पोर्ट्स अवार्ड और राशिद सिद्दीकी टैलेंट अवार्ड की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस कामयाबी के साथ ये बात साबित हो गई कि सजाज ने ओवरऑल पाकिस्तान में अपना नाम बनाया है।
इंशाल्लाह आगे भी इस गवर्नर हाउस के दरवाजे सजास के मेंबरान और मैनेजमेंट के लिए खुले रहेंगे। एंड आई विश द ओलंपियन अब्दुल हमीद के जिनको आज गोल्ड मेडल दिया जा रहा है, और आई होप कि इंशाल्लाह इसी तरह जो जो ये चीज़ें सजास कर रही है फॉर द वेलफेयर ऑफ द जर्नलिस्ट ब्रदर्स एंड मेंबर्स, आई होप इंशाल्लाह आगे भी इसी तरीके से ये कायम और दायम रहेगा। एंड बेस्ट ऑफ लक टू सजास एंड देयर मैनेजमेंट। जो सॉफ्ट इमेज है उसको उजागर करने में अगर किसी का की रोल है तो वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का है, जो अपने कलम से लिखते हैं तो दुनिया जानती है कि हाँ इस मुल्क में ये चीज़ हो रही है और ऐसा सिस्टम इस वक्त मौजूद है, इतना अमन है कि दुनिया के हर मुल्क यहाँ आ सकते हैं। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान तसूरी का कहना था कि आज के दौर में जब किसी के नाम तो दूर की बात, अपनी मसरूफियात व माशरती जिम्मेदारियों में मसरूफ लोग किसी को पूछते तक नहीं, ऐसे में सजास का स्पोर्ट जर्नलिस्ट के साथ खिलाड़ियों की खिदमात के एतराफ़ में उन्हें अवार्ड से नवाजने की रिवायत को जिंदा रखना काबिल सताइश इक़दाम है। हमारे हर शोबे में सियासत पहले है, सकाफत बाद में है, हर चीज़ यानी माशी और माशरती दोनों चीज़ों का बुरा हाल है, लेकिन हमें एहसास नहीं हो रहा है। बस ये वन लाइनर बात है और दिल पर मोहर है, स्याही है, कोई चीज़ तो है, मतलब कहने वाला भी बुरा लग रहा है। हो सकता है दो चार पीछे बैठ के कह रहे हो यार ये गवर्नर जो है ना, जब से गवर्नर बना है अजीब बावली बातें करना शुरू। सब कुछ सही तो चल रहा है, ज़बरदस्त चल रहा है, मज़े से चल रहा है, सारे इदारे हमारे पास, लेकिन हकीकत यह है कि इस मुल्क को 3000 NGOs चला रही है और उनमें से 3-4 ऐसी हैं जिनकी अमाउंट देखें, हर साल की उनकी खर्चा देखें तो वाकई लगता है कि सिंध गवर्नमेंट से ज़्यादा वो खर्चा कर रहे हैं उन पर। इस 24 करोड़ आवाम में कोई मसीहा नहीं आएगा, ये आप ज़हनशीन कर लें। हमें एक दूसरे का खुद ही मसीहा बनना है, हमें पहले पाकिस्तान के बारे में सोचना है और उसके लिए कुछ करना भी है, अपने हिस्से का काम करना है। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त फरहान ईसा भाई यहाँ बैठे हैं, ये ज़रूर अपना हिस्सा डालते हैं पाकिस्तान की हर उस प्रोग्राम में जहाँ पाकिस्तान की वक़ार और इज़्ज़त की बात हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासिर हो, और इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि हम सब मिलजुल कर पाकिस्तान के लिए, इस सिंध के लिए और इस शहर कराची के लिए हमेशा काम। निगरान सूबाई वजीर खेल डॉक्टर जुनैद अली शाह का कहना था कि सजास और मेरा साथ इस वक्त से है जब सजास एक पौधा था और ये देखकर खुश हूँ कि ये एक तनावर दरख्त बन चुका है। जर्नलिस्ट की फलाह बहबूद के लिए एक चीज़ बनी थी, लेकिन अब ग्रो करते करते अब इससे उम्रे के टिकट भी आप लोग दे रहे हैं माशाल्लाह। स्पोर्ट्स के जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं और उनको भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा स्टेप है। सजास के पैटर्न डॉक्टर फरहान ईसा का कहना था कि मुल्क की तरक्की और देर पा अमन के लिए स्पोर्ट्स के फरोग ही असल कुंजी है। सजास का मिशन ही खेल और खिलाड़ियों की खिदमत है। जो मिनिस्टर साहब यही कहते हैं और आप लोगों के साथ मिलके कि पाकिस्तान अगर तरक्की कर सकता है तो वो स्पोर्ट्स के ज़रिए कर सकता है। जैसे अभी कतर में फ़ुटबॉल हुआ तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। स्पोर्ट्स इज़ अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान। और अगर स्पोर्ट्स होंगी और जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा, तो वो जब तक कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नहीं होंगे तो ये चीज़ छुपी रहेगी। तकरीब के अख्ताम पे ओलंपियन अब्दुल हसीब खान को सजास के गोल्ड मेडल और 50,000 रुपए कैश, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट जुबैर नजीर खान को डॉक्टर मोहम्मद अली शाह गोल्ड मेडल और 50,000 रुपए कैश अवार्ड दिया गया, जबकि GTV के अली सलमान को बेहतरीन स्पोर्ट्स एंकर, जावेद इकबाल बेहतरीन सीनियर रिपोर्टर, वीनस TV के शहजादा मोइन बेहतरीन इमर्जिंग एंकर और दीगर सहाफ़ियों को भी मुख्तलिफ अवार्ड से नवाजा गया। कैमरामैन आतिफ के साथ शहजादा मोइन, वीनस TV, कराची। अब इनामात का सिलसिला शुरू करते हैं। शील्ड्स का मैं डॉक्टर जुनैद अली शाह सूबाई निगरान वज़ीर खेल से दरख्वास्त करूँगा, फरहान ईसा साहब से दरख्वास्त करूँगा, अहमद मुस्तकीम भाई से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पर क्योंकि हमारे सजास के बानी अरकान और वो थे, उनके नाम से एक टैलेंट अवार्ड है। ये हासिल करने के लिए मैं बुलाऊंगा शामिर इंटरनेशनल स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉलर को।
अच्छा, उसके बाद बुशरा जुबैर जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है ताइक्वांडो में। अच्छा, उसके बाद जो है दिलावर खान, उसके बाद जन्नत गुल कराची में कचरा कुंडियों पर बच्चों को मार्शल आर्ट की तरबियत देते थे। एपकीडो हमने एक रिपोर्ट बनाई, सजास ने भेजा। रूप शाह हुसैन बेस्ट इमर्जिंग एंकर शहजादा मोइन। उसके बाद बेस्ट एंकर हमारे बड़े मोहतरम अली सलमान जो अपने